डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। सरसों शिक्षा कार्यक्रम की श्रृंखला हम आपके लिए सरसों कृषि अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर के सहयोग से पिछले 3 सीजन से लेके आ रहे हैं। चौथे सीजन की पहली कड़ी के साथ एक बार फिर हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। इस श्रृंखला में आप जानेंगे किस्मों के चयन, कटाई, भंडारण और मूल्य संवर्धन के विषय में विस्तृत जानकारी। आइए जानते हैं क्या रहने वाली है इस वर्ष रणनीति और हमें किन किन बातों का रखना है ध्यान। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार राय से। भाइयों, इस सरसों शिक्षा कार्यक्रम की चौथी सीजन के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इस अवसर पर ये पहला जो चौथे सीजन का पहला एपिसोड है, सबसे पहले तो मैं तमाम हमारे जो किसान भाई हैं सरसों उत्पादन में लगे हैं उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राई सरसों का देश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है 132 लाख टन। और जो एरिया रहा, जो क्षेत्रफल रहा राई सरसों के अंतर्गत, वो भी 91 लाख हेक्टेयर के आसपास रहा। तो ये सभी हमारे किसान भाई जो तिलहन के उत्पादन में लगे हुए हैं, खास करके राई सरसों के, ये सभी बधाई के पात्र हैं। जो हम लोग संस्तुति करते हैं कि अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह से बुआई प्रारंभ कर देनी चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा देखा गया कि अगर हम देखें तो राजस्थान में पूरे क्षेत्र में करीब करीब जो मानसून की बहुत अच्छी बारिश हुई है। और लौटता हुए मानसून की बारिश काफ़ी इलाकों में अभी बाद तक भी हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, बिहार हो या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में आसाम हो। तो इन जगहों पे काफ़ी बारिश हुई है और कई जगहों पे संभवतः हो सकता है कि आने वाले 10-15 दिन तक भी बुआई की स्थिति नहीं हो। तो किसान भाइयों, सरसों की बुआई आपका थोड़ा सा हो सकता है इन क्षेत्रों में विलंबित हो, तो इसमें आप परेशान ना हो, क्योंकि सरसों की जो बुआई है, अगर आप नवंबर के प्रथम सप्ताह तक भी करते हैं तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। सरसों की खेती में हम लोग ये अमूमन कहते हैं कि ये फसल को अगर हम 40 दिन इसकी देखभाल अच्छी तरह से कर लें शुरू के, मतलब मेरा कहना है कि पहली सिंचाई और उसके 5-6 दिन बाद जब आप उर्वरक डालते हैं, यूरिया की जो मात्रा आपने बचा रखी है, और थोड़ी बहुत आप निराई गुड़ाई उस समय कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद आपकी फसल काफ़ी अच्छी होती है। और उर्वरक प्रबंधन की जहाँ तक बात है, तो किसान भाई हम लोग हमेशा, चाहे वो रेडियो का हमारा प्रोग्राम है या ये दूरदर्शन की का चौथा सीजन है, हम लोग बार बार बताते हैं कि इसमें सल्फ़र का बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें तिलहन फसल है और ख़ास करके राई सरसों में, तो इसमें आप सल्फ़र की जो हम लोग मात्रा कहते हैं लगाने के लिए, वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसके लिए हम लोग किसान भाई आप लोगों को हमेशा ये बताते रहते हैं कि आप डीएपी का इस्तेमाल ना करके अगर सिंगल सुपर फास्फेट जो है ना आप इस्तेमाल करते हैं 250 केजी पर हेक्टेयर, तो तकरीबन 16% इसमें सल्फ़र होता है, तो 40 किलोग्राम की आवश्यकता पूरी हो जाती है। और अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया की मात्रा भी आप कम हो जाती है, क्योंकि इसमें भी नत्रजन आता है। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट में एक तत्व और होता है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो तने की और बाकी पत्तियों का जो जितने भी ये कोशिकाएं बनती है, उसमें बड़ा रोल होता है कैल्शियम का। और कैल्शियम की मात्रा अगर मिलती है पौधे में, तो कैल्शियम बहुत सारी बीमारियों और जो कीट हैं उनके प्रति प्रतिरोधिता भी पैदा करता है ये पौधे में। दूसरा किसान भाई, अगर मृदा का परीक्षण आप कराएं तो आप ये ज़रूर देख लें कि अगर जिंक की मात्रा और बोरान, दो ऐसे तत्व हैं जो माइक्रो एलिमेंट्स हम कहते हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है। चाहे वो इसकी उपज जो सीड यील्ड है, जो ग्रेन आपका बीज का उत्पादन है, उसकी उपज है, उसकी बढ़ोतरी की बात हो या फिर तेल प्रतिशत की बढ़ोतरी की बात हो। तो जैसे सल्फ़र है, उसी तरीके से जिंक का और बोरान, इन दोनों का भी बहुत ज़्यादा भूमिका है इसमें। तो अगर मृदा परीक्षण हुआ है और इसमें आपको लगता है कि जिंक सल्फेट या वो रिपोर्ट बताती है कि बोरान और जिंक की कमी है, तो उसके लिए हम लोग जिंक सल्फेट जो बुआई के समय ही 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 10 किलोग्राम बोरान बोरेक्स के फॉर्म में ये आप इस्तेमाल करते हैं।
तो किसान भाइयों, अभी पीछे जो है ना कुछ वर्षों में 2-3 सालों में जैसे आप देखेंगे किसान भाई, तो 4 प्रमुख बीमारियां हैं इसमें हमारी राई सरसों की फसल में। एक तो जो स्क्लेरोटिनिया तना गलन है, जिसको सफ़ेद तना गलन भी कहते हैं, अल्टरनेरिया झुलसा रोग भी आता है, और छाछिया रोग जिसको वाइट रस्ट भी कहते हैं, सफ़ेद रोली रोग। इसके अलावा कभी कभी जो है ना वो बाद में जब हार्वेस्टिंग होती है, जब कटाई के समय या उसके 15 दिन 20 दिन पहले कई बार तापमान बहुत ज़्यादा एकदम अचानक से बढ़ जाता है, तो एक पाउडरी मिल्ड्यू जिसको हम कहते हैं छाछिया रोग, इसका भी चूर्डी लासिता है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों में खास करके जैसे इस बार बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है, नमी बहुत ज़्यादा पर्याप्त है और अंडरग्राउंड जो काफ़ी नमी है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक बीमारी है तनागलन। मतलब इसमें तनागलन क्या, रूट रॉट, ट्राइजेक्टोनिया रूट रॉट, जैसे हमारा स्क्लेरोटिनिया से तनागलन होता है, उसी तरीके से ये दूसरा फंगस है, कवक है ये राइजेक्टोनिया। इससे जो जड़ों में इसका जो है ना वो प्रभाव होता है। और एक दूसरा है स्क्लेरोसियम राल्फसाई, तो उसमें जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से वो नष्ट हो जाती हैं और पौधा सूख जाता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और खेत की तैयारी बुआई के लिए तभी करें जब नमी जो है ना वो आप मतलब उचित अवस्था में आ जाए। अब रही बात इसके बचाव की, तो बीज का जो उपचार है वो बहुत ज़रूरी है। जो ये हमारी मृदा जनित बीमारियां हैं, चाहे वो स्क्लेरोटिनिया स्टेम रॉट हो या राइजेक्टोनिया का हो या फिर आपका स्क्लेरोसियम राल्फसाई से जड़ गलन की बात हो, तो इसमें हम लोग कार्बेंडाजिम, जो बेवेस्टीन और भी कई कंपनियों की कई अलग अलग नामों से आते हैं, उसमें कार्बेंडाजिम होता है, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचारित अवश्य कर लें। तो इससे आपकी जो फसल में इन बीमारियों से बचाव हो जाएगा। तो ये कुछ बातें आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस बार बारिश जो है ना अच्छा मानसून रहा, पूरे भारतवर्ष में ठीक ठाक मानसून रहा। खास करके जो सरसों उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, तो उनमें जैसे राजस्थान में पहले हो गई, बाकी जगहों पे जाते हुए मानसून में अच्छी बारिश हुई है। और इसकी वजह से थोड़ा डिले तो हो सकता है, 1 हफ्ते 10 दिन का, लेकिन वो डिले इतना ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा आपकी सरसों की फसल को। तो आज इस पहले एपिसोड में चौथे सीजन के मैं आप सभी को अच्छी फसल आप लें, राई सरसों की अच्छा उत्पादन लें, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। किसी भी फसल की सफल खेती के लिए आवश्यक होती है सही तकनीकी जानकारी और उसका प्रयोग। किस्मों का चयन इस श्रेणी का पहला कार्य है। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि सही समय पर कृषि कार्य किए जाएं और सही तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए। 2 तरीके के हम उपादान हैं, यानी कि इनपुट होते हैं। एक तो वो है जो पैसा खर्च करके खेती में लगाए जाते हैं, और एक इनपुट ये होता है कि हम समय पर अपने खेती के कामों को करें, जिससे कि जो वातावरणीय प्रभाव हैं, किस्म का चयन है, इन सब का अधिकतम फ़ायदा हमको मिल सके। आजकल DRMR सेवर के क्षेत्र पर बहुत से किसान भाई आए हुए हैं और ये बीज खरीदने के लिए आए हुए हैं। मैं जगदीश प्रसाद पारीक राजस्थान के सीकर ज़िले के अजीतगढ़ गांव से हूं, लेकिन अब मेरा ज़िला नीमका थाना बन गया है। मैं जैविक खेती करता आ रहा हूं, राष्ट्रपति अवार्डेड हूं, राष्ट्रपति पुरस्कार भी मुझे मिला है। मैं जैविक खेती करने वाले जितने भी किसान हैं उन सब की 20-20, 25-25 की यूनिट बना करके, और उनको वो एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ से बीज ले जा कर उनको सबको देता हूँ। वो बुवाई करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि चयनित अच्छे बीज से हमारी जो कल्चर है उसमें इसका उत्पादन बहुत बढ़िया होता है और किसान के लिए मुनाफे का सौदा है। वैज्ञानिक तौर पे हमको किस्म का चयन कैसे करना चाहिए, और इन चयन की जो अलग अलग जोन हैं, अलग अलग प्रक्रिया है, कृषि आधारित जो जोन बटे हुए हैं उसमें वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी वैरायटी निकाली हैं और कैसे हमको बीज समय पे बोना है और किस्म के चयन के आधार क्या क्या होते हैं,
आज इसी पर DRMR सेवर के जो बीज उत्पादक डिवीज़न है, यानी कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उसके प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विजयवीर सिंह जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, अब आपकी बारी है कि हमारे किसान भाई भी हैं, किस्म का चयन कैसे करें और कौन कौन सी किस्में हैं, आप बताएं। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि सरसों की बिजाई का कार्य शुरू हो गया है, कहीं पे बिजाई कर रहे हैं, कहीं पे करेंगे। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है कि भाई बीज का उचित चयन कैसे करें, वैरायटी का आप उचित चयन कैसे करें। उसमें देखा गया है कि भाई आपकी जो कृषि की उपज है उसमें सरसों भी शामिल है, कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कि आपने खाद का पूरा समुचित प्रबंधन किया है, आपने रोग और कीटों का प्रबंधन किया है, लेकिन सबसे पहली बात है कि अगर आपने बढ़िया बीज ले लिया और बढ़िया किस्म ले ली तो आपका ये मान लो कि 15 से 20% आपको बेसी उत्पादन पहले हो जाएगा। मतलब जैसे कहावत भी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आपने बीज बढ़िया लिया है और किस्म आपने अधिक उत्पादन क्षमता देने वाली ली है तो आपको निश्चित रूप से उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। कि सितंबर से लेके और नवंबर 15-20 तक ये बिजाई चलती है देश के विभिन्न क्षेत्रों में। अगर हम पूरे देश को देखें तो हमने 7 इसको भागों में बांट रखा है, जो अखिल भारतीय सरसों समन्वित परियोजना है। एक किसान है, जैसे आपको उदाहरण के लिए हम बताएं, जिसको सितंबर में बिजाई करनी है, तो उसको हम ये सलाह देते हैं, चूँकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो किसान भाइयों से निवेदन किया जाता है कि जिस किस्म में तापमान को सहने की अधिक क्षमता हो उसी किस्म का चयन करें। तो हमारे पास में ऐसी किस्में हैं, जैसे आपके वहाँ पूसा मस्टर्ड 25 है, पूसा मस्टर्ड 27 है, पूसा मस्टर्ड 28 है। ये ऐसी किस्में जो कि अगेती बुवाई के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, जहाँ किसान ये है कि सितंबर में बुवाई कर दी और उसके मान लो कि वो 100 से और 110 दिन में पक के तैयार हो गई और फिर गेहूँ भी लेना चाहते हैं। जैसे यूपी का कई क्षेत्र हैं जिसको कि साठिया गेहूँ भी कहते हैं, या आपको उसमें समर की मूंग लेनी है, तो ये इस तरह के जो क्रॉप रोटेशन है उसमें भी फिट होती है। दूसरी परिस्थिति आती है कि आपको समय से बुवाई करनी है और किसान का मकसद है कि भाई मेरे तो सरसों ही बोनी है और मुझे अधिकतम उत्पादन लेना है। तो उसमें किसान को ये सलाह दी जाती है कि भाई पकने की अवधि चाहे उसकी 135 दिन हो चाहे 140 दिन हो, लेकिन उपज उसको 30 कुंटल तक आ जाए। ठीक है, तो उसमें जैसे आपकी गिरिराज वैरायटी की बात चल रही थी, बहुत अच्छी वैरायटी है। आपकी एक वैरायटी हरियाणा की निकली थी, RS 749 है। आपकी एक माया वैरायटी है। तो ये ऐसी वैरायटी हैं जो कि इस परिस्थिति में बड़ा अच्छा उत्पादन देती हैं। एक किसान है जिसके पास में पानी की कमी है, खाली उसको वर्षा आधारित खेती करनी है, तो वहाँ पे हम ये किस्में उनको संस्तुति नहीं करते हैं कि भाई गिरिराज ले जाओ या PM 25 ले जाओ। वहाँ पे हम ऐसी किस्म देंगे जो कि कम पानी में बढ़िया उत्पादन दे दे। तो उसके लिए जैसे आपके RS 725 है, यहाँ पे एक DRMR 1165-40 निकली है, आपके DRMR 150-35 है। ये किस्में ऐसी हैं जो कि बिल्कुल कम पानी में वर्षा आधारित खेती जिसको कहते हैं ना, रेनफेड, तो वहाँ के लिए उपयुक्त किस्में हैं। उसमें भी इनकी जो उत्पादन क्षमता है 30 कुंटल तो नहीं आएगी, लेकिन किसान को आपको 20 कुंटल तक आपके उपज दे देगी। एक किस्म ऐसी है भाई, किसान ने आपके ग्वार लगा दी, आपके बाजरा लगा दिया, ज्वार लगा दी और खेती पिछड़ गई। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं इस बार बारिश भी बहुत हुई है और आप ये जैसे खेत देख रहे हैं इसमें पानी भरा हुआ है। ये स्थिति बहुत सारे किसानों के साथ है जहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब इस पानी को सूखने में समय लगेगा, आपको 15 दिन लगें, 20 दिन लगें, किसान इसको निकासी की व्यवस्था करेगा। तो भी हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ जल भराव की समस्या है और वहाँ पे उसकी खेती पिछड़ जाएगी और उसको सरसों ही बोनी है, वहाँ आपको किस्म ऐसी चाहिए जो 120 दिन में पक के तैयार हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका तापमान बाद में बढ़ेगा उसको वो सहन कर लें और बीज का जो भार है वो ज़्यादा कम से कम उसमें रिडक्शन हो। तो इसमें जैसे NRCHB 101 हमारे यहाँ से बहुत अच्छी किस्म है। और अभी 2 किस्में जो राधिका की बात कर रहे थे, राधिका ऐसी परिस्थितियों के लिए निकली है जहाँ की देरी से बुवाई हो। ये राधिका देरी से बुवाई में भी आपको बढ़िया उत्पादन देगी। एक नई वैरायटी आई है BPM 11। BPM 11 काफ़ी कम बढ़ती है, पकने की अवधि भी इसकी 120 से 123 दिन है और उपज भी आपके बढ़िया है। कई किसानों की खेती ख़राब हो जाती है, भाई आपकी लवड़ी है, क्षारीय है, pH का बहुत ज़्यादा उसमें मान है, तो उसमें क्या करेंगे कि आपको विशेष किस्मों का चुनाव करना पड़ेगा जो कि आपके क्षार को सहन कर सकें। तो उसमें जैसे CS आपके 54 है, आपके CS 60 है, ये सब करनाल से हमारे ही इस
परियोजना के अंतर्गत निकली हुई किस्में हैं CS54, CS60, तो आप उनका चुनाव करें। आपके कई परिस्थिति ऐसी आती हैं आजकल, अगर आपने सुना होगा कि भाई तेल है और तेल में बिल्कुल जो क्वालिटी की बात करते हैं, गुणवत्ता, जैसे झांप नहीं आनी चाहिए तेल में, आंखों में जो झांप आ जाती है, तो उसके लिए भी अपने पास में किस्में हैं, क्वालिटी किस्में, जैसे PM30 है एक किस्म है, आपके PM31 है, PM32 है, और इस साल हमारे यहाँ एक किस्म निकली है भरतपुर से BPMQ47, जो कि क्वालिटी की उत्कृष्ट किस्म है। इसका बीज अगली साल में हम आपको देंगे। तो ये की जो किस्में होती हैं, इसमें मुख्य बात यह है कि किसान को उसकी परिस्थिति क्या है, पानी की उपलब्धता है या नहीं है, उसको बिजाई कब करनी है, उसके पास में क्या वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। अगर आपको पीली सरसों उगानी है तो उसके लिए हमारे पास में NRC 22 5-2 हमारी वैरायटी है, YSH 401 है, और एक कानपुर से निकली है पीताम्बरी वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी है। इनका आप अपने यहाँ उत्पादन ले सकते हैं। किस्म के चयन के बाद बुआई का समय, तरीका, बीजोपचार और प्राथमिक देखभाल का समय आता है। यदि शुरुआत में ही ये सब चीज़ें अच्छे से कर ली जाएं तो पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी। आज हमारे साथ में डॉक्टर रामस्वरूप जाट जी हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं DRMR सेवर में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो खेत की तैयारी है वो इन परिस्थितियों में, इस साल की परिस्थितियों में कैसे करनी होगी? जैसा कि आपने बताया कि अभी इस साल बरसात थोड़ी लेट तक चली है, तो अभी भी कई जगह खेतों में पानी भरा हुआ है, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सरसों की फसल लेने के लिए कि खेत की तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये सबसे पहली क्रिया है जिसके ऊपर अपने को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर खेत में नमी ज़्यादा है और आप जुताई करेंगे तो खेत बिगड़ जाएगा, ढेले बन जाएंगे, और उससे ढेले बनने की वजह से आपके ढेले फिर वो सूख जाएंगे तो फूटेंगे नहीं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि उचित नमी के अवस्था पर भी आप खेत की जुताई शुरू करें। खेत की जुताई करने के लिए 2 कंडीशंस होती है हमारे सरसों के लिए। एक वहाँ जहाँ हम खरीफ में कोई फसल नहीं लेते उस खेत की जुताई करना, और दूसरा वहाँ जहाँ पर हम खरीफ में कोई फसल लेते हैं तो उस खेत की जुताई करना। तो पहले हम बात करेंगे कि जिस खेत में हमने खरीफ में बरसात के मौसम में कोई फसल नहीं ली, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे बरसात होती है तो हम गहरी जुताई करके मिट्टी को पलट देंगे और पाटा लगा देंगे। उससे आपके खेत की नमी है वो संरक्षित होती जाएगी। ऐसे ही करते करते आप लास्ट बरसात जब होती है, आखिरी बरसात जब होती है, तो उस टाइम भी आप एक जुताई करके पाटा लगा दें। उसके बाद जब बुआई का समय आ जाए उस टाइम आप एक हैरो लगा के 2 या 3 कल्टीवेटर लगा के खेत को दबा दें पाटा लगाकर, और उसके बाद आप बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि जैसे खरीफ में अगर आप कोई फसल लेते हैं और उसके बाद सरसों की फसल लेनी है आपको, तो उस खेत की जुताई करने के लिए आप खरीफ की फसल को काट लें और उसके बाद एक गहरी जुताई कर लें और 2-3 कल्टीवेटर लगा के खेत को दबा दें पाटा लगाकर, और उसके बाद आप सीधी बुआई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक जानकारी और चाहूँगा कि आजकल चर्चा ये होती है कि लागत कम करनी है और समय कम मिलता है। जैसे जो अषाढ़ी खेत पड़े हुए हैं, जो कि पहले से कोई फसल नहीं हुई है, वहाँ तो ये तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने कोई दूसरी फसल ली है और अब हमें सरसों बोनी है, तो कम से कम जुताई करनी पड़े, इसकी भी कोई टेक्नोलॉजी यंत्र के माध्यम उसको किसान भाइयों संरक्षित खेती बोलते हैं। संरक्षित खेती का प्लॉट है, और हमने गत वर्ष भी आपको दिखाया था, इसी खेत में हमने संरक्षित खेती करी थी। और अभी चूंकि ये बुआई के शुरू का टाइम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने खरीफ की में ये मक्का लगाई थी, इसको हमने काट लिया। अब इसमें आपको अगर सरसों की बुआई करनी है तो आपको कोई जुताई नहीं करना, इसमें सीधे जो 0 टिल ड्रिल आती है, मशीन आती है सीड ड्रिल, उससे आपको सीधे खेत में बुआई करनी है आपको, और इसमें कुछ नहीं करना। और उसी सीड ड्रिल से आपको इसमें जो खाद उर्वरक वगैरह देना है उसी सीड ड्रिल से देना है। बाकी बीजोपचार करना है, जीवाणु खाद से करना है या कीड़ों की बीमारी के लिए करना है, तो वो सब आप करके और उर्वरक से सीड ड्रिल से और बीज सीड ड्रिल से आप सीधा इसमें बुआई कर दीजिए। आपको इससे जो जुताई में हमारा खर्चा आता है वो खर्चा नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि ये अगर हम लगातार वर्ष दर वर्ष करते हैं तो इससे आपकी मिट्टी की संरचना सुधरती है, आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, उर्वरक क्षमता बढ़ती है, और इसमें बहुत सारे हमारे जो लाभदायक जीवाणु होते हैं मिट्टी के अंदर वो भी संरक्षित रहते हैं, उनकी भी जनसंख्या बढ़ती है। तो आप इस तरह की कृषि पद्धति अपना के, संरक्षित खेती अपना के
और कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये दोनों ही काम करने के बाद में अब जैसे इस साल जो स्थिति रहेगी, कब तक बुआई अवश्य पूरी कर दें? हाँ, इस साल थोड़ा सा सरसों की बुआई लेट तक चल सकती है। वैसे हम देखें तो हमारे क्षेत्र में जो उचित बुआई का समय है वो 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर का बड़ा अच्छा उत्तम समय माना जाता है। लेकिन इस साल क्योंकि बरसात लेट तक चली है तो आपकी बुआई 30 अक्टूबर तक या नवंबर के पहले सप्ताह तक भी जा सकती है। तो इसमें अगर आपकी लेट बुआई होती है तो आप विशेष ध्यान रखें कि जो देरी से बोई जानी किस्में हैं उनका प्रयोग करें। और जहाँ पर अगर हम देखें बुआई कैसे करें, तो इसमें अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में लोग छिड़काव विधि से बुआई करते हैं। ये बहुत ही गलत विधि है। इससे क्या होता है कि जैसे किसी जगह पर किसी खेत के किसी जगह में बीज ज़्यादा गिर गया या कहीं पर बीज कम गिरा है तो आपकी जो फसल है वो समान रूप से पूरे खेत में नहीं होगी। और अगर जहाँ घनी फसल हो गई तो वहाँ कीड़े ज़्यादा लगेंगे, आपकी बीमारियाँ ज़्यादा आएगी। तो बुआई का सबसे अच्छा तरीका है आप पंक्ति में बुआई करें। पंक्ति में बुआई करने से आपकी फसल की जो पौधे हैं वो उचित दूरी पर होंगे, उनको उचित पानी मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे। इसका बीज उपचार डॉक्टर साहब कैसे करेंगे? बीज उपचार करने के लिए जैसे हम बीज उपचार कई उनों से करते हैं। जैसे अगर बीमारियों से बचना है तो कुछ फंजीसाइड्स हैं उनका प्रयोग करते हैं, कीड़ों से बचना है तो उसके लिए भी बीजोपचार करते हैं, और कुछ हमारी जीवाणु खाद है तो उनसे भी हम बीजोपचार करते हैं। तो सबसे पहले हम बीमारी से बचने वाली जो दवाइयाँ हैं, जैसे सरसों में कार्बनडाजिम है, इसकी 2 ग्राम मात्रा, एप्रोन है, इसकी 6 ग्राम मात्रा, इन दोनों को ले लें। और अगर कीटों से बचना है, जैसे शुरू में देखा है सरसों में चितगबरा कीट बहुत ज़्यादा आता है, तो इससे बचाव करने के लिए किसान भाई जो इमिडाक्लोरपिरिड नाम की एक दवाई आती है उसकी 7 ग्राम मात्रा, इन तीनों को प्रति 1 किलोग्राम जो मात्रा मैंने बताई, कार्बनडाजिम 2 ग्राम, एप्रोन 6 ग्राम, इमिडाक्लोरपिरिड 7 ग्राम, ये प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेके बीज को उपचारित कर लें। और इसके बाद में जो जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं उनसे हम इसका बीजोपचार करें, फिर छाया में सुखा लें और बुआई कर दें। मैं बताना चाहूँगा कि बुआई की विधि क्या होती है। तो उसमें जैसा कि मैंने बताया कि पंक्ति से पंक्ति में ही आप उसकी बुआई करें। और पंक्ति से, अब इसमें महत्वपूर्ण बात है कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखें। तो किसान भाइयों जहाँ सिंचित क्षेत्र है वहाँ 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट लाइन से लाइन की दूरी आप रखें तो उसमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। और इसमें पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर हम रखते हैं। लेकिन अगर आपका बारानी क्षेत्र है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर आप 45 से 45 यानी 1.5 फुट की दूरी रखें लाइन से लाइन की, और पौधों से पौधों की 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इसके अलावा जैसे आजकल हाइब्रिड भी आ रहे हैं तो हाइब्रिड्स की भी आप 45 गुणा 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखें, तो इससे आपका अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब बात करते हैं हम उर्वरकों की। उर्वरक के वैसे तो सरसों के लिए पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हैं उनमें नाइट्रोजन हो गया, नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक और बोरोन, ये मुख्य पोषक तत्व हैं जो सरसों की फसल को चाहिए। अब बात करें हम समेकित पोषक तत्व की प्रबंधन की, तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं हरी खाद। खरीफ के मौसम में आप ढैंचा या सनई, जैसा आपके क्षेत्र में सुविधा हो उस हिसाब से ढैंचा या सनई की फसल ले सकते हैं। और जब वो फसल 40 से 45 दिन की हो जाए यानी फूल आने से पहले, तो उसको मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी में दबा दें और पाटा लगा दें। तो इस तरह से आपकी हरी खाद जो अपनी मिट्टी में दबाई वो 30 से 40 दिन में सड़ करके तैयार हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बात आती है हमारे को गोबर की खाद। गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए समेकित पोषक तत्व प्रबंधन में, और इसके लिए सिंचित क्षेत्र में 5 से 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर हमें खेत में डालना चाहिए। और ये गोबर की खाद लगभग 1 महीने पहले खेत में डाल करके उसको मिट्टी के अंदर दबा दें। और इसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि आप जो बीज, अब जैसे हम बीज उपचार की बात कर रहे थे, तो जीवाणु खाद होते हैं बहुत सारे। आजकल आपके इफ़को ने भी काफ़ी जीवाणु खाद बना लिए हैं जिसमें नाइट्रोजन का भी है, फास्फोरस का भी है, पोटास का भी है, जिंक का भी है,
और इसके अलावा कुछ NPK कंसोर्शिया जीवाणु खाद आ गए हैं जो आपकी पैदावार में बहुत अच्छा फ़ायदा करेंगे और इनकी लागत भी बहुत कम होती है, तो इनका प्रयोग भी आप करें। अब जीवाणु खाद का बीजोपचार कैसे करें जीवाणु खाद से, तो उसके लिए आप सभी बायो फर्टिलाइज़र जो जीवाणु खाद है, जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, PSB हो गया, जिंक सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, NPK कंसोर्शिया हो गया, इनको लेके 50-50 ग्राम मात्रा इनकी ले लीजिए और उसको 250 ग्राम गुड़ की लेही बना के उसमें डाल दीजिए। उसके बाद उसको आधे घंटे तक बीजों को छाया में सुखा लें और छाया में सुखाने के बाद आप उसकी बुआई कर दें। तो डॉक्टर साहब, ये मोटी मोटी चीज़ें हुई जिनका हमें इस समय पर ध्यान रखना है, और कोई विशेष महत्वपूर्ण अनुसंधान के तौर पर संस्तुति आपके द्वारा यहाँ की? इसमें जैसे हम फिर बात करेंगे उर्वरक कितने देने हैं जी, कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना। हमारे क्षेत्र में हम अनुशंसा करते हैं कि नत्रजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर आपको देना है और नत्रजन दो बार में देना है, एक तो बुआई के समय और एक जब हम पहला पानी दे देते हैं उसके बाद। तो जो 40 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टर देना है वो आप बुआई के समय दे दीजिए। इसके बाद में दूसरा उर्वरक आता है फास्फोरस। फास्फोरस की हम अनुशंसा करते हैं 40 किलो प्रति हेक्टर, तो ये आपको बुआई के समय ही देना है। इसके बाद में आता है पोटास। पोटास किसान भाइयों, सभी जगह पोटास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ 40 किलो और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ 20 किलो प्रति हेक्टर पोटास आप ज़रूर दें, बुआई के समय देना है। इसके बाद में आता है सल्फ़र। सल्फ़र क्योंकि ये सरसों है, ये तेलीय फसल है और इसमें तेल होता है। सल्फ़र तेल की मात्रा को बढ़ाता है, तो सल्फ़र आप विशेष रूप से दें, इसको बिल्कुल ना छोड़ें। और सल्फ़र की हम 40 किलो प्रति हेक्टर की अनुशंसा करते हैं। इसका प्रयोग आप बुआई के समय ही करें। आजकल एलिमेंटल सल्फ़र या बेंटोनाइट सल्फ़र का सोर्स सल्फ़र के खाद आते हैं, उनका प्रयोग करें। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण उर्वरक है वो है जिंक। जिंक की हम 5 किलो प्रति हेक्टर की अनुशंसा करते हैं और ये आप अवश्य दें। इससे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है, फलियाँ खूब बनती है और ज़्यादा बीज बनते हैं, तो इसका प्रयोग करें। ये बुआई के समय ही आपको देनी है। और इसके बाद में आता है बोरोन। बोरोन भी एक महत्वपूर्ण उर्वरक है जो आपके पौधों में बीज बढ़ाता है, आपके जो परागण होते हैं उनको ज़्यादा वो जीवित रखता है, तो ये बहुत अच्छा उर्वरक है और इसकी हम 1 किलो बोरोन प्रति हेक्टर की अनुशंसा करते हैं। तो इस तरह से ये मुख्य उर्वरक हैं जिनका आपको प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, आपने डॉक्टर रामस्वरूप जाट जी से जाना कि किस तरीके से इस समय पर हमको सरसों की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत की तैयारी करनी है, चाहे उसमें हमें गोबर की खाद डालनी हो या हमें ढैंचा जो हरी खाद के तौर पर फसल के रूप में हमारे खेतों में खड़ा हुआ है उसको कैसे ज़मीन में मिलाना है। इसके साथ साथ में जो बायो फर्टिलाइज़र आए हैं उनका इस्तेमाल अभी करें, जिससे कि हमें कम उर्वरक रासायनिक उर्वरक देने पड़े और हमारी लागत खेती की कम हो। बुआई का समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर समय पर बुआई की जाती है तो पैदावार हमें स्वतः ही अच्छी मिलती है। इसके साथ साथ में जो उर्वरक प्रबंधन है जो डॉक्टर साहब ने बताया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सरसों की फसल है सल्फ़र और जिंक, ये भी हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ अब ज़मीनों में बोरोन की कमी भी देखने में आ रही है, तो बोरोन का भी हमको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी दी, ये जानकारी निश्चित तौर पर हमारे जो दर्शक हैं उनमें जागरूकता लाएगी और अच्छी सरसों की पैदावार देने में ये हमारा कार्यक्रम ही मदद कर पाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कड़ी में आपने जाना रणनीति, किस्मों के चयन और बुआई के विषय में। अगली कड़ी में कुछ और सामयिक सुझावों के साथ होगी आपसे पुनः भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।